एंड सो कमिंग बैक टू द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जो हम फॉर्म्स पढ़ रहे हैं उसमें हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी। उसमें एक था काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो सिस्टम की ऐसी एनर्जी जिसको दैट इज़ रिलेटेड टू मोशन, वो उसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। सो we can read the kinetic energy of an object is the energy that it possesses due to its motion. It is defined as the work needed to accelerate a body of a given mass from rest to its like stated velocity. Uh, Having gained this energy during its acceleration, the body maintains this kinetic energy unless its speed changes. The same amount of work is done by the body when decelerating from its current speed to a state of rest. तो जो उस बॉडी का मास होगा और जो वेलोसिटी होगी एंड उसका जो वेलोसिटी का स्क्वायर एंड जो उसका हाफ होगा, उसको बाय फार्मूलेशन उसको हम राइट करते हैं के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज़ मास एंड वी इज़ वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की वो एनर्जी जो कि उसकी एलिवेशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स position relative to other objects, stresses within itself, its electric charge or other factors. जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है इसको इंट्रोड्यूस किया था स्कॉटिश इंजीनियर फिजिशियन विलियम रैंकाइन ने। जो इसके फार्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम इज़ मास, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एच इज़ हाइट। So the potential energy is associated with the forces that act on a body in a way that the total work done by these forces on the body depends only on initial and final positions of the body in space. हम पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसमें हमने पढ़ा था हीट। हीट क्या है? हीट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम। जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो टेक्निकली दिस इज़ द एनर्जी दैट इज़ एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। in thermodynamics, heat is the energy and transferred to or from a thermodynamic system by mechanism other than thermodynamic work or transfer of matter. What is thermodynamic system? Thermodynamic system क्या है? ऐसा system, thermodynamic system is any collection of object that is convenient to regard as a unit and that may have the potential to exchange energy with its surrounding. A process in which there are changes in the state of thermodynamic system is called a thermodynamic system. ऐसा system जिसमें thermodynamic जो प्रॉपर्टीज प्रोसेस हैं वो चेंज हो रहे हो, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम का। उस सिस्टम की जो स्टेट है अगर वो चेंज हो रही हो, उस सिस्टम का प्रोसेस चेंज हो रहा हो, तो उन सिस्टम्स को हम नाम देते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। सपोज वी हैव टू थिंग्स, वन इज़ सिस्टम एंड अदर इज़ इन्वायरमेंट। जो सिस्टम का टेम्परेचर है उसको हम डिनोट करते हैं टी एस से। जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसको हम लेते हैं टी ई से। जो इन फर्स्ट केस ए द सिस्टम हैज़ अ हाई टेम्परेचर, उस केस में जो टी एस है इज़ ग्रेटर दैन टी ई। इसका मतलब कि जो हीट है वो जा रही है फ्रॉम सिस्टम टूवर्ड्स इन्वायरमेंट। हीट सो जो सिस्टम है आपका वो एनर्जी लूज़ कर रहा है एज हीट, तो उस केस में जो होगा Q नेगेटिव होगा एंड वी विल टेक नेगेटिव। इन दिस केस Q इज़ लेस देन 0। एक और सिनेरियो देखते हैं जिसमें जो सिस्टम हैज़ द सेम टेम्परेचर, जो टी एस है वो इक्वल है इन्वायरमेंट
टेम्परेचर के, Ts इज इक्वल टू TE, उस केस में कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट। इसमें डेल्टा क्यू 0। और इसका अगर हम एक और केस देखें, अगर सिस्टम हैज़ अ लो टेम्परेचर, अगर जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कम है किससे, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से, Ts इज़ लेस देन TE, तो अब सिस्टम क्या होगा, वो हीट लेगा कहाँ से, इन्वायरमेंट से, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो इस केस में इट गेन्स एनर्जी एज हीट, सिस्टम हीट ले रहा है इन्वायरमेंट से बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। तो इस केस में क्या होगा, जो Q होगा वो ग्रेटर देन 0। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया था डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के, जो हीट ट्रांसफ़र किन तरीक़ों से होती है। उसमें जो पहला था, द फर्स्ट वाज कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, मोस्टली इन मेटल्स जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो थ्रू कंडक्शन होती है। An energy transfer across a system boundary due to temperature difference by the mechanism of intermolecular interactions. Conduction needs matter and doesn't require any bulk motion of matter. जो इक्वेशन यूज़ की जाती है हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, वी यूज़ फोरियर लॉ, दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू KA इंटू डेल्टा T और ओवर डेल्टा X। इसमें जो हमारे पास K है वो Q इज़ हीट फ्लो, K थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जो हाई कंडक्शन मेटल्स होती हैं, जो मेटल्स हैं वो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। और एंड A इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, and the gradient we have dt over dx, a gradient of temperature. The principle that heat can be transmitted through solid material, some metals in particular conduct heat very efficiently, जैसे कॉपर है, कॉपर को क्यों यूज़ किया जाता है, आप जितने भी देखें घरों में जितने भी आपकी वायरिंग वगैरह हुई है, इवन जो आपके फैंस, सीलिंग फैंस हैं, इसमें जो कॉपर यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर कंडक्टिविटी की वजह से इनको यूज़ किया जाता है, ताकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उसके जो पासेस है वो पास अच्छे ज़्यादा एफिशिएंटली हो। Any pipe, wires, ducts or surfaces running from room to room can act as conduits for heat and spread of fire. And there is another way of heat transfer, that is convection. Convection क्या है? An energy transfer across a system boundary due to a temperature difference by the combined mechanism of intermolecular interactions and bulk transport, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि है Q इज इक्वल टू H A डेल्टा T, जिसमें Q जो है वो हीट फ्लो है सरफेस से, जो H है वो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट है, विच इज़ नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस जहाँ से फ्लो पास कर रहा है। मोस्टली जो कन्वेक्शन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है वो लिक्विड्स में होती है। A जो है वो सरफेस एरिया फ्रॉम विच कन्वेक्शन इज़ अकरिंग, dt डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड कूलेंट। यहाँ पे आप उनकी वैल्यूज़ देख सकते हैं। And another mode of heat transfer, that is radiation. Radiation heat transfer involves the heat of transfer of heat by electromagnetic radiation that arises due to temperature of the body. This is calculated by Stefan Boltzmann law के ज़रिए इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है रेडिएशन का, जो मोस्टली गैसेस में यूज़ होता है। हीट के जो यूनिट हैं वो ऐसे सिस्टम में जॉल्स हैं। होएवर इन मैनी अप्लाइड फील्ड्स इन इंजीनियरिंग ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी यूज़ किया जाता है, कैलोरी भी यूज़ किया जाता है,
अगर हीट सिस्टम में ऐड हो रही हो तो हम Q जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर हीट सिस्टम से बाहर जा रही हो तो फिर देन Q विल बी नेगेटिव. The symbol Q for total amount of energy transfer as heat is released by the system into surroundings is by convection a negative quantity. उस केस में Q less than 0. When a system absorbs heat from its surrounding, it is positive. Heat transfer rate or heat flow per unit time is noted by Q star. The next topic जो हम रिवाइज करेंगे वो है एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क. Next type of energy we discuss is work. Work is a term that has a wide uses in everyday life. जैसे कि हम क्या normally कह देते हैं I'm going to work, but has a specialized meaning in connection with the energy balance. Energy balance calculations में work को represent हम W से करते हैं. Work is a form of energy that represents a transfer of energy between system and surroundings. Work cannot be stored. Work is a path variable. Work is positive when the surrounding perform work on the system, and work will be negative when the system performs work on the surrounding. Work weight lifted through a height was originally defined in जो originally defined किया था work को by Sadi Carnot in 1824. Work is come from weight lifted through a height, and there are different type of work. There's electrical work, mechanical work, shaft work, spring work. We will discuss only electrical work and mechanical work. And the next is electrical work. किसी भी electrical field में जब electron जो है wire के in a wire they move by the effect of electromotive forces to perform work. When n उसको हम denote करते हैं, इसकी जो equation है उसको WE is equal to VN, whereas n is क्या है, n columns of electrical charges move through the potential difference V. अगर उसको हम रेट की फॉर्म में लिखें तो WE इज विल बी इक्वल टू VI, एंड अगर उसको विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम लें तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा, WE इज इक्वल टू VI इंटू डेल्टा T. V इज़ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस है, और T इज़ चेंज पर यूनिट टाइम. उसके बाद हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, इफ़ यू रिमेंबर इन द क्लास, कि हमारे पास एक मोटर लगी हुई है. नहीं, सॉरी, गो टू बैक स्लाइड. यस, ऑन दिस स्लाइड यू कैन सी हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है जिससे हम बल्ब को ऑन कर रहे हैं. अगर हम बैटरी को ऑपरेट करें 5 मिनट के लिए, जो एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बैटरी, उसको हमने अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम, जो कि है वोल्टेज हमारे पास 10 है, 5 एम्पेयर करंट है, और टाइम जो है 300 सेकेंड्स हैं. तो 5 मिनट है, 300 सेकेंड्स बन जाएंगे. तो 15 किलो जूल है जो वर्क डन होगा इस पर. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव वर्क ऑफ द बैटरी ऑन इट्स सराउंडिंग, दैट इज़ 15 किलो जूल. इसी को बल्ब को हम रिप्लेस कर दें मोटर से. सो इसमें आप देख सकते हैं सिचुएशन जो हमने चेंज कर दी है. अब जो है इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरी से आ रही है उसको मोटर को सप्लाई की जा रही है, और मोटर जो है उसका जो रोटेट करेगी, शाफ्ट रोटेट करेंगे, तो उससे हम कोई भी काम ले सकते हैं. या इन दिस एग्जांपल उससे हम उसको वेट को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है. तो वो जो हम सिचुएशन जिसमें हम एक बैटरी से बल्ब को ऑन कर रहे थे, उसी बैटरी से अभी हम वेट राइज करने का काम ले रहे हैं. The other form of type of work is mechanical work.
Mechanical work occurs because of a mechanical force that moves the boundary of a system. We can calculate W on this system or by this system with appropriate signs. जो उसका फार्मूला है W इज इक्वल टू इंटीग्रल स्टेट 1 टू स्टेट 2 F इंटू डी एस. F यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ S एक्टिंग ऑन द सिस्टम बाउंड्री और सिस्टम फोर्स एक्टिंग एट द बाउंड्री ऑन द सराउंडिंग. सो अभी हमने हीट और वर्क के बारे में पढ़ा है. सो व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू. हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. थर्मोडायनामिक्स में इसका जो डिफरेंस है वेरी इंपॉर्टेंट है. हीट जो है वो है ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन सिस्टम, जबकि जो वर्क है वो है ट्रांसफ़र ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन टू सिस्टम्स. सो दिस इज़ क्लियर फॉर यू व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस. हीट क्या है वो थर्मल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम्स, वर्क क्या है मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन टू सिस्टम्स. Following table shows the major differences between work and heat. अगर हम इंटरेक्शन के तौर पे देखें तो वर्क जो है इंटरेक्शन मैकेनिकल इंटरेक्शन है. इन केस ऑफ हीट इट इज़ थर्मल इंटरेक्शन. वर्क में आपको क्या चाहिए? वी नीड फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस. एंड हीट के केस में हमें चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस. अगर उसको हम एज अ प्रोसेस देखें तो वर्क को हम लेंगे मैक्रोस्कोपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से. उसमें पुशेस हैं, पोल्स हैं ऑन मेजर स्केल. एज इन टर्म ऑफ हीट वेरी माइक्रोस्कोपिक कोलिजन्स. हीट जस्ट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग. तो छोटे लेवल पे माइक्रोस्कोपिक कोलिजन्स. वर्क पॉजिटिव होगा व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड टू द सिस्टम. क्यू उसमें जब क्यू कब पॉजिटिव होगा? व्हेन द एनवायरनमेंट इज एट हाई टेम्परेचर देन द सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफ़र इनटू द सिस्टम. तो इन दोनों केसेस में एनर्जी जो है वो सिस्टम को ट्रांसफॉर्म हो रही है. जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी सिस्टम को तो वर्क भी पॉजिटिव होगा और क्यू भी पॉजिटिव होगा. क्यू नेगेटिव होगा जब गैस एक्सपेंड करेगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी टुवर्ड्स सिस्टम टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ट्रांसफॉर्म आउट ऑफ सिस्टम. क्यू कब नेगेटिव होगा? व्हेन द सिस्टम इज़ एट हायर टेम्परेचर देन द एनवायरनमेंट. जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी टुवर्ड्स सराउंडिंग्स, एनर्जी इज transferred out of system. So in term of equilibrium, a system is in mechanical equilibrium when there is no net force or torque on it. For heat, a system is in thermal equilibrium when it is at the same temperature as the environment. So this is a new topic that we included in today lecture. And the other thing that we already discussed, how to describe system and its behavior. Systems can be described from the microscopic and microscopic point of view. अगर हमने छोटे लेवल पे देखना हो द माइक्रो तो द फ्रॉम द वर्ड यू वी कैन सी microscopic approach aims to characterize by statistical means the average behavior of the particles making up a system and use this information to describe the overall behavior of the system. The microscopic approach describes system behavior in terms of gross effects of the particles making up the system, specifically effects that can be measured by instruments such as pressure gauges and thermometers. जो मोस्टली जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में हम मेजर अप्रोच को यूज़ करते हैं, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. Because we have to perform work, we have to take the output from some engineering processes to design something to perform some work. तो उसको हम बड़े लेवल पे उसको ही देखा जाता है. We are talking about this state of system. State of system क्या है? The condition of a system जिसको describe किया जाता है by its properties. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एक गैस है जिसके जो स्टेट ऑफ सिस्टम जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, जो उसका प्रेशर है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है. State often can be specified by providing the values of a subset of its properties. All other properties can be determined in terms of these few. हमारे पास गैस है, उसका एक टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है,
तो फिर स्टेट हमने डिफाइन कर लिया, तो फिर प्रोसेस क्या हुआ? प्रोसेस हुआ उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, when any of the properties of a system changes, the state changes and the system is said to have undergone a process. हमारे पास एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक स्टेट वन है, स्टेट टू है। स्टेट वन में क्या है, जो प्रेशर है, जो उस पर प्रेशर ज़्यादा है। एग्जांपल अगर हम स्टेट वन में देखें, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट किया गया है, जब उसका प्रेशर रिलीज़ किया जाता है तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। तो तो इस एग्जांपल में जो वॉल्यूम है V2 है वो ग्रेटर है V1 से, एटलीस्ट वन प्रॉपर्टीज वैल्यू चेंज एंड द गैस हैज़ अंडरगोन अ प्रोसेस फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? व्हेन अ सिस्टम इज़ आइसोलेटेड, वो किसी से इंटरेक्ट ना करे, सराउंडिंग से ना करे, however its state can change as a consequences of spontaneous events occurring internally, as its intensive properties such as temperature, pressure tend towards uniform values. When all such changes cease, the system is at an equilibrium state. जब उसके जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज ना हो रहे हो, यूनिफॉर्म हो, तो उस पर कोई इफ़ेक्ट ना हो रहा हो, टेम्परेचर प्रेशर चेंज ना हो रहे हो, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, उस स्टेट को क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट। Equilibrium states and processes from one equilibrium state to another equilibrium state play important role in thermodynamic calculations and analysis. अच्छा, उसको अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपने उस सिस्टम, उसका जो सिस्टम है वो डिफ़ाइन करना है, आइदर इट इज़ ओपन और क्लोज। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, आपके पास उसको पता होना ज़रूरी है। प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, हाइट, डिस्टेंस, वॉल्यूम, कौन सी इक्वेशंस हैं और टेबल्स यूज़ हो रहे हैं। फिर प्रोसेस कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं है, उसका प्रेशर कांस्टेंट तो नहीं है, वो चीज़ें आपने देखनी है। और कौन कौन से लॉ उस पर अप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और उसमें ओबियसली जब आप उसको सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको हमने उसका जो बिहेवियर प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन चाहिए होंगी। सो वी विल यूज़ मैथमेटिक्स टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दैट सिस्टम। हम जितने भी पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं और उनके कोई ना कोई यूनिट्स हैं। अ यूनिट इज़ एनी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बाय कंपैरिजन विद विच एनी अदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज़ मेजर्ड, जैसे मीटर, किलोमीटर, फीट, माइल्स, जो लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दो सिस्टम हैं, ऐसे यूनिट्स और इंग्लिश यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स ये आपको बुक में मिल जाएंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं। The next topic is a specific volume and density. Volume you know very well, specific volume क्या होगा? जो reciprocal of the density. Specific volume is volume per unit mass. Specific volume is an intensive property that may vary from point to point. SI units में जो उसके units हैं वो मीटर क्यूब पर किलोग्राम, और इंग्लिश यूनिट्स में फुट क्यूब पर पाउंड। Specific volume is usually preferred for thermodynamic analysis when working with gases that typically have small density values. You can see the density of different substances. जो gases की density कम है, solids की density ज़्यादा है। You can see the fiber, wood, aluminium, lead, the wool, rock and iron, and silver, gold, and they have a very high dense solids. इसी तरह जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी भी यहाँ पे देखी जा सकती है। And the last thing that we have to remember is the problem solving methodology, जो कि हमने पढ़ी थी कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, what are the known things, what are the given, so we have to read the problem very carefully. उसके बारे में देखना है कि क्या चीज़ें नाउन है, थिंक अबाउट इट एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज़ नाउन।
एंड देन उसके बाद हमें यू हैव टू फाइंड के स्टेट व्हाट इज़ टू बी डिटरमाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्या डिटरमाइन करना है, ढूंढना क्या है, वाई वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वाई वी आर टेकिंग दिस सिस्टम अंडर एग्जामिनेशन। एंड देन आपने जो डाटा है उसको आपने स्केच बनाना है, गिवन डाटा आपको दिया गया है, ड्रॉ स्केच ऑफ सिस्टम एंड लेबल विद ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड डाटा। उसके बाद आपने इंजीनियरिंग मॉडल बनाना है, लिस्ट ऑल सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस एंड आइडियलाइजेशन मेड। अगर आपको गिवन डाटा में कोई चीज़ें प्रोवाइड हैं, जो सिस्टम है वो आइडियाबैटिक है, हीट ट्रांसफ़र हो नहीं हो रही, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड हाउ टू सॉल्व दैट इक्वेशन। जहाँ भी आप देखेंगे अगर एसोथर्मल सिस्टम है तो वहाँ पे आप जो डेल्टा टी लेंगे इंजीनियरिंग मॉडल में, जो उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस विद हेल्प ऑफ इक्वेशंस, तो डेल्टा टी आप अगर आइसोथर्मल सिस्टम है तो डेल्टा टी आप चुप करके ज़ीरो लगा दें। ओबियसली then you have to analyze to reduce appropriate governing equations and relationships to perform that will produce the result, desired result। उसके बाद हम उनको सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। So I hope that is enough for today lecture, and we have all we have revised all the basic concepts that we studied before vacations. Thank you very much.